नमस्ते नमस्कार, जय हिंद जय बिहार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज की इस क्लास में 8 अक्टूबर 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का संकलन होगा। बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन में अगर आप लगे हैं तो आप इस सीरीज को यहाँ पर रेगुलर वे में फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने पूछा था आपसे, निम्न में से कौन बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है? ऑफिशियली अगर हम शतरंज की दुनिया में देखें तो एक बड़ी उपलब्धि बिहार को पहली बार मिला है और ये तो एक शुरुआत है। ये चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस भी किया है। और ऐसे में अगर हम बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर की बात करें तो मरियम फातिमा बनी है। ये उपलब्धि इन्हें अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट दुबई में अभी हाल ही में आयोजित हुआ था वहां पर, तो ये एक गर्व की बात है बिहार के लिए। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर था। अच्छा, हमारे तमाम स्टडी मटेरियल के लिए जो विजेता बैच है करंट अफेयर्स का, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ से आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। लेकिन आज मैं आप सबों को एक अपडेट देना चाहूंगा। जो बोर्ड पीडीएफ होता है, जो एक्चुअली आप यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं, हूबहू ये जो पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आप प्राप्त करने के लिए आपको एक छोटा सा कदम उठाना है। टेलीग्राम पर हमारा जो चैनल है बीपीएससी मेकर नाम से है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो टेलीग्राम पर जो डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है उसका पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगा। कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ वहां से प्रत्येक दिन 6 बजे सुबह आप डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम का लिंक अगर आपको नहीं मिला है तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए बीपीएससी मेकर। तो जो चैनल आएगा, तकरीबन आई थिंक 23,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि बिहार विधानसभा की वर्तमान व 17वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है ये किस तिथि को समाप्त हो रहा है? इस टॉपिक या फिर इस प्रश्न को लेकर जो चर्चाएं अभी हम आपके साथ करने वाले हैं, ध्यान से इन बिंदुओं को समझिएगा। फिलहाल सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि 22 नवंबर 2025 को ये 17वीं विधानसभा का जो वर्तमान जो काल है वो समाप्त होगा। लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन में जो चीज़ें अभी हम आपको देने वाले हैं, मैं पुनः दोहरा दूं, ये अपने आप में सभी एक पॉइंट है। जैसे अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो बिहार विधानसभा जो इस समय 17वीं विधानसभा चल रही है, जो कार्यकाल है, तो ये 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। लेकिन चीजों को समझिएगा थोड़ा डीप में। दरअसल संविधान के अनुसार ये प्रावधान है कि किसी भी राज्य विधानसभा का नया चुनाव मौजूदा कार्यकाल के समाप्त होने से पहले, जो मौजूदा कार्यकाल है वो समाप्त होने से पहले, यानी कि 22 नवंबर से पहले ये प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए। तो ऐसे में ये पॉइंट जरूर ध्यान आप रखिएगा। अगला है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो कि मतदान है चुनाव को लेकर, ये 2 चरणों में होगा और ये कब कब होगा, परिणाम कब आएगा, ये चीजें अब क्लियर हो चुकी है। तो पहला चरण होगा 6 नवंबर को और दूसरा होगा 9 नवंबर 2025 को। यहाँ पर आपके बीच हमने रखा 6 नवंबर 2025 को और दूसरा 9 नवंबर 2025 को, और परिणाम आएगा 14 नवंबर 2025 को। और 14 नवंबर वही तिथि है जिस तिथि को बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रेंस डे मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है ये आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, इनका जन्म हुआ था इस दिन। और ये एक प्रकार से संयोग ही है कि इस दिन इस विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा। तो ये चीजों को रिलेट करते करते हुए राजनीतिक मुद्दा भी मतलब बन रहा है। ये चीजें मैं देख रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पर कई लोग कई प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते एग्जाम में इस प्रकार से चीजों को आपको पूछा जा सकता है, बस प्रिपेयर रहिएगा। तो ये तमाम बिंदुओं को लेकर यहाँ पर चीजें आपके बीच हमने किया। 2 चरणों में ये चुनाव होगा। हाँ यहाँ पर देख लीजिएगा, जो 2 चरणों में होगा 6 और 11। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर लगता है मैंने गलती किया, 9 नहीं होगा, यहाँ पर 11 होगा। 6 नवंबर और 11 नवंबर, इस चीज को सुधार लीजिएगा। और बिहार विधानसभा की कितनी सीटें हैं, ये एक छोटा सा बेसिक सा पॉइंट है। बिहार विधानसभा की 243 सीटें हैं। अच्छा पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुआ था, हमने जानकारी आपको दिया था, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीटें हैं।
ये तमाम चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आज के इस क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। अब से यहाँ पर लगभग 25 प्रश्न और आपके बीच आएंगे। आज के इस क्लास में हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर क्लास में आपको नहीं दिया है, लेकिन जो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ में पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। अब यहाँ पर प्रश्न और आंसर पे हम लोग फोकस करेंगे, उतना डीप में हम आपको नहीं बतलाएंगे बस आज वाले क्लास में। कल से पुनः से हम अपने पैटर्न पे रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो चीज़ें हम जरूर बतलाने का प्रयास करेंगे जो जरूरी है। देखिए अगला प्रश्न है कि गया जिले के प्रसिद्ध तीरंदाज या फिर तीरंदाजी कोच जयप्रकाश को 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा जो राज्य में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है। यह घोषणा अभी हाल ही में हुई है और भी कई लोगों को सम्मानित किया जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तीरंदाजी कोच जयप्रकाश की बात करें, ये बेसिकली गया जिले के रहने वाले हैं। इन्हें बिहार राज्य खेल सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, बिहार राज्य खेल सम्मान या फिर बिहार में खेल को लेकर अगर बात करें तो खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं रविंद्रन शंकरन। अभी हाल ही में नालंदा में जो क्रिकेट स्टेडियम बना है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, नालंदा में कहाँ पर है तो राजगीर में है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। तो तमाम चीज़ों को यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर चीज़ें अपडेट करते रहते हैं और आपका काम है चीज़ों को बस याद रखना। वही सारी चीज़ें तो एग्जाम में पूछा जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जा रही है जो मेक इन इंडिया पहल के तहत देश की रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। बेसिकली प्रश्न यहां पर यह है कि भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का जो निर्माण है वो कहां पर हो रहा है, तो कर्नाटक इसका राइट हो जाएगा आंसर। विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट आंसर यहां पर है। अच्छा, यहां पर इससे मिलते जुलते एक दो पॉइंट की हम बात करें तो बिहार के भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने को लेकर अभी हाल ही में भूमि का अधिग्रहण को लेकर मंजूरी दिया गया है। ये अभी हाल ही में जो बिहार कैबिनेट की बैठक हुई थी वहां पर एजेंडों पर मोहर लगी। कुल 129 एजेंडों पर पिछले ही क्लास में हमने ये चर्चा किया है। अगला प्रश्न है कि 2025 में 500 अरब डॉलर की संपत्ति प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। अच्छा, प्रश्न यहां तक फिर भी थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन जब यहां पर इस वाले पॉइंट को पढ़ेंगे, जिनकी संपत्ति में जो वृद्धि है मुख्य रूप से एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी निवेश से हुई है, तो एक मतलब हिंट आप ले सकते हैं। इसका राइट जो आंसर यह है एलन मस्क। आप ध्यान रखेंगे टेस्ला के जो मालिक हैं, विकल्प नंबर सी, टेस्ला बोले और फिर ट्विटर का जो अधिग्रहण करके उसका नाम एक्स रखा, स्टार लिंक, ये जल्द ही 2026 में शुरू होने वाली, हालांकि पाकिस्तान बांग्लादेश आदि में शुरू हो चुका है। ये चीज़ें हमने पढ़ाया है। अब भारत में भी अब ये लॉन्चिंग को लेकर तैयार है क्योंकि जो अंतिम मंजूरी है वो मिल चुकी है। संभवतः जनवरी या फरवरी महीने से स्टारलिंक जो सेवा है वो भारत में उपलब्ध होगी। फिलहाल यहाँ पर जो जरूरी बात है कि 2025 के आधार पर अगर हम देखें, 500 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाले दुनिया के पहले शख्स हैं एलन मस्क। चलिए आते अगले प्रश्न पे। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है। दरअसल इस जिला की बात करें तो छत्तीसगढ़ में है। ऑफिशियली यहां पर इस जिला को आपको ध्यान रखना है बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। सबसे अधिक बाल विवाह कहां पर होता है, पश्चिम बंगाल में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहां पर जो राइट आंसर है, जो इसका करेक्ट होगा आंसर, वो है बालोद, यानी कि यहां पर विकल्प नंबर बी बालोद छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर है। ऑफिशियली ये पहला, आपको ध्यान रखना, बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ, भारत का पहला। और इस लिहाज से इस वाले प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्नों में रखेंगे। और मैं आपको पुनः दोहरा दूं, जितने प्रश्न यहाँ पर 25 प्रश्न आज के इस क्लास में है, ये सभी का ऑलरेडी हमने विश्लेषण तैयार करके पीडीएफ में डाल दिया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, पीडीएफ में ऑलरेडी डाला जा चुका है। यहाँ पर क्लास में अभी हम आपको नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उसमें मतलब थोड़ा सा समय लग जाता और आज थोड़ी समय की मतलब अभाव है। हालांकि पीडीएफ में चीजें मिलेगी तो वहां से चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में उद्घाटित दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, यानी कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज, जो लगभग 625 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित किया गया है, ये किस देश में बनाया गया है। 625 मीटर ऊंचाई में ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बना कोई ब्रिज है।
और ये कहां पर है? देखिए यहां पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि ये चाइना में है। विकल्प नंबर सी 2025 में अक्टूबर में ये खबरों का विषय रहा है, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। इस तरह की जानकारी प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अचंता शरत कमल को नियुक्त किया गया है। विकल्प नंबर बी यहां पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2025 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए किस भारतीय कलाकार को नामित किया गया है? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है दिलजीत दोसांझ। विकल्प नंबर बी यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये हाल ही में कहां पर उद्घाटित किया गया है? एशिया का पहला, और इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ। और इसी तरह का एक प्रश्न, बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान कहां पर खोला गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने रिसेंटली वो चीजें आपको पढ़ाया है कई बार, तो भागलपुर में ये खुला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात है किस देश ने इलेक्ट्रिक वाहनों को, अच्छा ये भी बहुत ज्यादा खबरों का विषय है, इलेक्ट्रिक वाहनों में ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली यानी कि एकस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम AVAS को अनिवार्य करने की घोषणा की है? इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए पहले खास करके रशिया में आई थिंक बहुत समय पहले जब इलेक्ट्रिक वाहन की जो प्रचलन हो बढ़ी थी, तो वहां पर क्या होता था, मतलब वहां क्या मतलब पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहन में ये होती है कि इंजन जब स्टार्ट करते हैं तो वो आवाज ही नहीं करता है। और मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, कोई वृद्ध आदमी है, कोई अगर सुनने में असमर्थ है, तो ऐसे में होता क्या है, जो कम सुनता है या फिर ना ही सुनता है, तो जब वाहन आवाज ही नहीं करेगा, अगर आपके बगल से गुजरेगा तो पता ही नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन थोड़ा कम आवाज करती है, लेकिन अब यहाँ पर इसमें एक प्रकार की, यहाँ पर देखिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली, इसमें कुछ ऐसा डिवाइस लगाया जाएगा जिससे कि वो आवाज करेगा। जैसे मोटर बाइक अगर बगल से गुजरती है तो मालूम चलता अच्छा गाड़ी आ रहा है तो मुझे साइड होना या फिर मैं सतर्क होकर चलूं। तो ये प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, मतलब इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये अभी हाल ही में अनिवार्य करने की घोषणा भारत सरकार ने किया है। आई होप आप यहाँ पर अब समझ चुके हैं। इलेक्ट्रिक वाहन जैसे मान लीजिए स्कूटी, कोई भी कंपनी का आप स्टार्ट करेंगे तो आवाज ही नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम। ठीक है, तो ये एक गंभीर विषय था और एक्सीडेंट पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा हो रहा था, मतलब भारत ही नहीं, ये चीजें आपने कई बार सुना होगा। तो भारत सरकार ने कदम उठाया है और यहाँ पर ये खास करके घोषणा किया है। अगला है इंटर स्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब, जिसे शॉर्ट में IMAP कहा जाता है। तो इस मिशन जो कि सूर्य और अंतरतारकीय अंतरिक्ष के बीच आपको ध्यान रखना है कि कणों का प्रवाह का अध्ययन करेगा, जो बेसिकली सूर्य से ही संबंधित है, मतलब इसके अध्ययन को लेकर। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? और ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी को लेकर जो उसका मिशन होता है वो BPSC का एक हॉट टॉपिक रहता है, कई बार प्रश्न बने हैं। अभी रिसेंटली आर्टेमिस कार्यक्रम को लेकर बना था, इसका राइट आंसर होगा नासा। अच्छा, आर्टेमिस कार्यक्रम पर समझौता करने वाला भारत 27वां देश है, इसी ध्यान रखिएगा। आर्टेमिस कार्यक्रम है, निसार है, और भी कई सारे हैं जो आपको याद रखना चाहिए, और तमाम चीजें हम आपको बतलाते रहते हैं। अब यहाँ पर अच्छा सूर्य की बात हो रही है, तो इसरो का भी एक मिशन है। अब वो मिशन का नाम क्या है जो सूर्य से संबंधित है, बेसिकली उसके अध्ययन को लेकर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा उसका नाम क्या है। जैसे चंद्रयान मिशन हो गया, मंगलयान हो गया, तो सूर्य के अध्ययन को लेकर जो मिशन है उसका नाम आप लोग बताइएगा। मैं आपको होमवर्क के रूप में ये प्रश्न दे रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में निधन हुए पंडित छन्नू लाल मिश्र का संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध था शास्त्रीय संगीत से, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और ये काफी चर्चित नाम है, ध्यान रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश से थे, शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। और बेसिकली यहाँ पर एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2020 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध हस्ती थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, जो अभी हाल ही में 2025 में ये रिपोर्ट आई है, तो दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में भारत की जो राजधानी है दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दुनिया में जो सबसे अधिक, जो शीर्ष 10 आबादी वाले देश, सॉरी, शहर हैं, तो वैसे में दिल्ली को, भारत की जो राजधानी दिल्ली है, दिल्ली को दूसरा स्थान मिला है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। लेकिन फिर भी आपके मन में ये सवाल है कि पहला स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर है टोक्यो। कौन है? तो टोक्यो है पहले स्थान पर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्यादा फासला नहीं है, आने वाले कुछ वर्षों में मेरे ख्याल से कि टोक्यो दूसरे स्थान पर आ जाएगा, वहां पर कंट्रोल हो रहा है, लेकिन भारत में कंट्रोल अभी नहीं है और बहुत कम ही फासला है। जैसे कि कुछ समय पहले ये चर्चाएं होती थी कि चाइना का पॉपुलेशन बहुत अधिक है और पहले स्थान पर है, लेकिन भारत ने वहां पर भी चाइना को पीछे छोड़ दिया। यानी कि इस समय पूरी दुनिया में जो भारत की आबादी है वो सबसे अधिक है। ये एक गंभीर मतलब विषय है, भारत के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है। तो फिलहाल टोक्यो पहले स्थान पर है, दिल्ली दूसरे स्थान पर। टोक्यो जापान की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न है कि दे विल शूट यू मैडम नामक पुस्तक जो है ये भारतीय महिला पत्रकारिता के साहसिक अनुभवों पर आधारित है। ये किसने लिखी है? जो भी हाल ही में ये पुस्तक खबरों में रही है, ध्यान दीजिएगा, हरिंदर बवेजा, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है कि सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए 2025 में किस देश को ISSA यानी कि इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और ये गर्व की बात है कि भारत को ये सम्मान मिला है। देख लीजिए भारत कौन से विकल्प में है, तो विकल्प नंबर बी में है। ये अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड जो है ये भारत को मिला है। विकल्प नंबर बी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि असमिया गायक जुबीन गर्ग, अच्छा इसको लेकर जानकारी हम ऑलरेडी आपको दे चुके थे, लेकिन अब यहाँ जो प्रश्न है ये अलग तरीके का है। तो असमिया गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए किस देश ने अपने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप रखा? क्योंकि यहीं पर इनका निधन हुआ था। इस देश का नाम है सिंगापुर। विकल्प नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट प्रश्नों में शामिल कीजिएगा और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नॉर्वे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में भारत की मीराबाई चानू ने कौन सा पदक यानी कौन सा मेडल अपने नाम किया है? प्रश्न क्या है? नॉर्वे में प्रतियोगिता आयोजित हुई विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप और यहां पर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है कि 2025 में भूमि एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन, ध्यान दीजिए 2025 में भूमि और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है ये किस शहर में किया गया है? ये बेसिकली प्रश्न है और ऐसे में जो राइट आंसर इसका है ये है विकल्प नंबर बी, गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि विश्व शिक्षक दिवस, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, आप लोग सभी लोग 99% जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर विश्व शिक्षक दिवस की तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा। अच्छा विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ये आप लोग भूलेंगे नहीं क्योंकि 8 सितंबर को मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करता हूँ, ये चीज आपको मालूम होगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? देखिए दलहन उत्पादन में खास करके जो इसका लक्ष्य है इसे आपको ध्यान रखना, बढ़ाकर जो मतलब जो अवधि निर्धारित किया गया है वो मतलब जो मंजूरी है कब तक की दी गई है, बेसिकली यही प्रश्न है, किस वर्ष तक के? तो 2030-31 तक का, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद प्रश्न है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का जो आयोजन है यह भारत के किस शहर में किया गया, जहां पर भारत ने कुल पदकों की संख्या में पहला स्थान हासिल किया? दरअसल 40 के आसपास पदक जीता है, पहला स्थान भारत ने अपने नाम किया है। मतलब यहां पर ध्यान दीजिए पहली बार भारत ने इसकी मेजबानी भी किया है ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का। अब यहां पर पूछा गया है कि प्रतियोगिता कहां पर आयोजित हुआ था? तो दिल्ली में। विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे, भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का वैज्ञानिक आकलन पूरा कर लिया है। ध्यान रखिए, जो अभी रिपोर्ट आई है इसको लेकर, इसका तो राइट आंसर यहां पर होगा हिमाचल प्रदेश। और रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो हिम तेंदुआ की जो खास करके संख्या यहां पर ये हो चुकी है 83। कितनी हुई है तो 83 हुई है। और 2021 में अगर हम देखें तो पिछली बार जब ये रिपोर्ट आया था तो 2021 में इसकी संख्या थी 73, लेकिन अब ये बढ़कर हो चुकी है 83। इस चीज को ध्यान रखिए, बात हम कर रहे हैं हिम तेंदुआ की। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम टाइगर की बात करें तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में इस समय जो आधिकारिक डेटा कहती है बाघों की संख्या यहाँ पर है 54। ये चीज को याद रखना है, भूलना नहीं है। अच्छा, ये 2021 में 73 और 2025 में ये 83। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, कोंडा रेड्डी पल्ली जो दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, ये किस राज्य में है? कोंडा रेड्डी पल्ली ये है तेलंगाना में, जो कि दक्षिण भारत का ये पहला 100% यानी कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव बना है। कोंडा रेड्डी पल्ली तेलंगाना में है, विकल्प नंबर सी राइट है। अगला है कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा? तो जो विकल्प आपको दिख रहा है, कुल मिला के 3 महान हस्ती को ये प्रदान किया जाएगा। अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिए, आयुर्वेद दिवस या फिर आयुर्वेद पुरस्कार की बात हो रही है। इस साल आयुर्वेद दिवस की अगर हम बात करें तो 23 सितंबर को पहली बार मनाया गया है। ऐसे ये आपको धनतेरस के दिन आपको याद होगा कि मनाया जाता था, लेकिन भारत सरकार ने पिछले साल ये घोषणा किया था कि एक निर्धारित दिन होना चाहिए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 23 सितंबर का चुनाव किया गया था। और ऐसे में इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें जिन्हें यह पुरस्कार मिलेगा, धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार, तो राइट आंसर यहां पर देख लीजिए कौन सा है। हाँ, ये वाला यहां पर करेक्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, यानी कि प्रोफेसर बनवारी लाल गौंड और वैध नीलकंठन मूस ईटी, और तीसरा नाम है वैध भावना प्रासर। ये तीनों को ये सम्मान दिया जाएगा और यही इसका राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और पीडीएफ फाइल आप लोग इसका जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और कहाँ से करना है ये आपको मालूम है, आपको एप्लीकेशन पे तो मिलेगा ही, एप्लीकेशन पे चीज़ें विस्तृत तौर पे मिलती ही है, लेकिन टेलीग्राम पर अगर आपको सिर्फ डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर आपको मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त यानी कि स्लम फ्री शहर कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है, विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो 25 प्रश्न था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसका जो संग्रह आपके बीच हमने रखा ये तो आपने देखा ही, लेकिन इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पीडीएफ में जरूर पढ़िएगा। और जो हम आपको बतला रहे थे विजेता बैच और इसमें क्या अंतर है, विजेता बैच में तमाम चीजें आपको बेहतरीन तरीके से मिलती रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बोर्ड पीडीएफ जो डेली बेसिस पर आता है ये आप चाहें तो टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के इस क्लास के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के इस क्लास का यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तिथि को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन किया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए अब यहाँ पर एक जानकारी और दे दें, बीपीएससी एडीओ का टेस्ट सीरीज अगर आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं अब तक तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। निश्चित तौर पर ये आपको एकदम से आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा, इसीलिए हमने इसको नाम भी दिया है बूस्टर बैच। एक तरह से पूरे सिलेबस का यहाँ पर आपको टेस्ट मिलेगा। अच्छा, करंट अफेयर्स का जो अपडेटेड मटेरियल है पिछले 2 साल का यहाँ पर आपके कोर्स में डाल दिया गया है। जो लोग ऑलरेडी से ले चुके हैं आप वहां से इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। और इसमें अपडेट हो रहा है, ये वाला पूरा अपडेट कर दिया गया है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और यहाँ पर हम पेपर 1, 2, 3 को अपडेट करना अब मतलब हमारी टीम इसमें लगी हुई है, जल्दी वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।